आज अपन राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में जो शेष रहा चैप्टर के संदर्भ में अपन देख रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास में देखा था राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में, और अपन अब आज देख रहे हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण को वो कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या नियामक जो तत्व हैं उनमें पहला है महत्वपूर्ण परंपरागतता। ये ट्रेडिशनलिज्म जो है ये सबसे ज़्यादा राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि एक राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाएं जितनी मात्रा में परंपरा से मुक्त होंगी या परंपराओं से मुक्त होंगी, उतनी मात्रा में वह राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक आधुनिकीकरण के निकट होगी, और जितनी वो परंपरा के निकट होगी और परंपराओं से मुक्त नहीं होगी, उतनी ही उसका आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से वो दूर होगी। तो ये परंपरागतता इसमें महत्वपूर्ण एक आयाम है। दूसरा आता है संस्कृति, कल्चर। ये कल्चर यानी कि संस्कृति भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभिजन वर्ग, अभिजन एलिट जो अभिजन वर्ग होता है, जो एलिट ग्रुप जो होता है, ये बुद्धिजीवी वर्ग होता है, बुद्धिजीवी वर्ग, अभिजन वर्ग। ये राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति भी जो राजनीतिक आधुनिकीकरण में सहायक या बाधक बन सकती है। संस्कृति में परिवर्तन करने से आधुनिकीकरण होता है, और संस्कृति में यदि आप परिवर्तन नहीं करोगे तो उसमें आधुनिकीकरण नहीं होगा। इसके बाद आता है समय विशेष, यानी कि एक तरीके आर्थिक विकास। समय विशेष के अनुसार भी परिवर्तन होने चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार भी व्यवस्था में परिवर्तन होते रहने चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं होंगे तो स्वाभाविक तौर से वो देश पीछे रह जाएगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था पीछे रह जाएगी और वो दूसरे देशों से पिछड़ जाएगा। अगला है सामाजिक गतिशीलता, यानी कि समाज में भी एक गतिशीलता होनी चाहिए। हमारी सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी परिवर्तन होता रहना चाहिए और हमको आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख होना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो देश को चलाने वाले जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो क्रांतिकारी नेता हैं, वो उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी रुचि कैसी है। यदि वो देश को आगे ले जाने वाली उनकी सोच है, उनकी अच्छी प्रगति है, मतलब एक तरीके से जैसे आप विकसित देशों के संदर्भ में देखोगे तो वहाँ के राजनेता इसी प्रकार के होते हैं जिन्होंने अपने देश को अहम योगदान दिया और वो एक विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। और हमें जो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आते, हमारे हम देखते हैं कि हम पूरी तरीके से नहीं तो बहुत अधिक या काफ़ी हद तक हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं प्रत्येक क्षेत्र में। तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण में भी एक राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति एवं रुचि सहायक एवं बाधक दोनों हो सकती है। पांचवा, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। एक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति यानी कि वो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, यानी कि प्रजातांत्रिक है तो आधुनिकीकरण ज़्यादा होगा, और एक तरीके से समाज और राज्य में एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। और यदि किसी देश की जो शासन व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है वो तानाशाही वाली व्यवस्था है तो निश्चित रूप से वहाँ आधुनिकीकरण नहीं होगा। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे ये अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था एक तानाशाही वाली व्यवस्था है। आज भी वहाँ एक अपने यहाँ राजा हुआ करते थे, वहाँ उनके सुल्तान या शाह वगैरह जो भी होते हैं उस प्रकार की शासन व्यवस्था हैं जो आधुनिकीकरण के निकट नहीं पहुँची हैं। छठा, संचार के साधन। संचार के साधन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। इसके माध्यम से जो आधुनिकीकरण बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है, यूँ मान के चलिए, तो ये संचार के साधन में किसी देश को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है इसके कुछ मॉडल्स या प्रतिमान भी बताए गए हैं। ये राजनीतिक जो आधुनिकीकरण और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं इस संदर्भ में ये दिए गए हैं, और इसमें अपन देखते हैं एक विद्वान हुए एडवर्ड सील्स। ये एडवर्ड सील्स ने एक आर्टिकल लिखा था और वो एक तरीके से उनकी पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो इस पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने
5 प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए थे आधुनिकरण के। उस 5 प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनमें है पहला मॉडल उन्होंने सुझाया था राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि जिन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक लोकतंत्र है, जैसे कि भारत में है, जापान में है, आंग्ल अमेरिका में है, तो वहाँ काफ़ी हद तक आधुनिकरण की प्रक्रिया अच्छी होगी। और दूसरा उन्होंने बताया था अभिभावी लोकतंत्र। ये अभिभावी लोकतंत्र जिस देश में है उसका ज़्यादा आधुनिकरण होगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अभिभावी लोकतंत्र है और आज संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहले नंबर का देश है आधुनिकरण की प्रक्रिया में। तीसरा बताया था एडवर्ड सिल्स ने कि आधुनिकरणशील वर्गतंत्र। ये आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र हैं, इसको हम देखते हैं विकासशील देशों में। विकासशील देशों में हम देखते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं, बांग्लादेश के संदर्भ में देख सकते हैं, खाड़ी देशों के संदर्भ में देख सकते हैं। ये अल्पतंत्रीय या अल्पतंत्र वाले देश होते हैं जिनमें आधुनिक प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी नहीं होती। चौथा जो उन्होंने मॉडल बताया था वह है सर्वाधिकारी वर्गतंत्र। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र, सर्वाधिकारी का मतलब एक सीधा सीधा अपना ध्यान चला जाता है हिटलर की तरफ, मुसोलिनी की तरफ, पूर्व सोवियत संघ की तरफ, वर्तमान चाइना की तरफ। ये साम्यवादी जो कंट्रीज हैं यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान में चाइना, और पहले जो हिटलर और मुसोलिनी जो जर्मनी और इटली के तानाशाह हुए थे, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो एक तरीके से सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र पर आधारित थी, जहाँ किसी भी तरीके से हम आशा नहीं कर सकते आधुनिकरण की प्रक्रिया का। पांचवा जो मॉडल बताया था वो परंपरागत वर्गतंत्र बताया था। अब परंपरागत वर्गतंत्र अपन ने अभी चर्चा करी थी कि जिन देशों में राजतंत्र है या सामंतशाही जैसी सरकार है, सामंतशाही या राजतंत्र जैसी व्यवस्थाएं जिन जिन देशों में हैं, वहाँ आधुनिकरण नहीं हो सकता। और वहाँ निकट भविष्य में जब तक वहाँ के सामंतशाही और राजतंत्र व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता, तब तक उन व्यवस्थाओं में आधुनिकरण की प्रक्रिया भी अच्छे से स्थापित नहीं हो सकती। आधुनिकरण के जो प्रमुख अभिकरण हैं, उन अभिकरणों में लिया है अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग को। ये अभिजन और जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आधुनिकरण की प्रक्रिया में। दूसरा राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल हैं, ये भी उन्हीं देशों में ज़्यादा सक्रिय रूप से भूमिका अदा करते हैं जहाँ लोकतांत्रिक पद्धतियाँ होती हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, भारत है इत्यादि देशों में, और ऐसे देशों में ज़्यादा आधुनिकरण इनके माध्यम से संभव है। तीसरा है सरकारें। अब सरकारें किस प्रकार की हैं, जिस तरह से अपन अभी चर्चा करी थी, तो सरकारों को तत्वावधान में भी या उनके अंतर्गत भी आधुनिकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और यदि किसी देश की अच्छी सरकार हैं, अच्छा शासन करती हैं, समानता पर आधारित हैं, असमानता पर आधारित नहीं है, वर्गतंत्र को महत्व नहीं देती हैं, और वहाँ कोई धार्मिक गुट वगैरह ज़्यादा स्थापित नहीं है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि देशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ की सरकार भी आधुनिकरण की ओर उन्मुख होंगी और आधुनिकरण देशों में अधिक होगा। ये अपन आधुनिकरण के बारे में चर्चा करी थी, राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में। ये आपका राजनीतिक आधुनिकरण का अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।